देखिए बेटा, कल हमने वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशंस की थी कि कौन सी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है और कौन सी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये बात हमने डिस्कस की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन होती है। ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर उसकी मोशन बॉडी की पीरियाडिक मोशन हो और उसके साथ उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन भी हो और उस एक्सीलेशन का डायरेक्टली ताल्लुक होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सीलेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अपोजिटिवली डायरेक्टेड हो, तो ऐसी जो है वो मोशन को हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट्स मैं वापस लिखता हूं, उसके बाद इसको आगे जो है वो टॉपिक को बढ़ाते हैं या आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो आप कहोगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप पहली चीज ये कहोगे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, ये एक स्पेशल किस्म है वाइब्रेटरी मोशन का, और इसके अंदर पहली ये है कि ये पीरियाडिक मोशन हो, पीरियाडिक वाइब्रेटरी मोशन हो अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो। और नंबर टू, इसके अंदर जो चीज होनी चाहिए, इसके अंदर एक्सीलेशन भी होनी चाहिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिस मोशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज हो, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके अंदर हम फर्दर डिस्कस करते हैं हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर। तो इसका पहला जो हम केस करते हैं, केस पहला हम इसका करते हैं जिसके हम करते हैं हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम बेटा, ये दो होते हैं, एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है और दूसरा होता है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि जो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसकी वाइब्रेटरी मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, जो वर्टिकल होता है उसकी वाइब्रेटरी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो हॉरिजेंटल वाइब्रेटरी मोशन होती है उसके अंदर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन के साथ ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है। तो हॉरिजेंटल वाइब्रेटरी मोशन और ग्रेविटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होती है, तो इसलिए आप कहेंगे कि कोई रोल नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स का जब कोई भी बॉडी हॉरिजेंटल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है। लेकिन जो वर्टिकल मोशन होती है, वर्टिकल मोशन के अंदर ग्रेविटी भी वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ग्रेविटी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो दोनों में दो चीजें डिफरेंट है, पहली कि वो अलोंग हॉरिजेंटल वाइब्रेट करता है और वो अलोंग वर्टिकल वाइब्रेट करता है, और दूसरी बात ये होती है कि दोनों के अंदर ग्रेविटी का रोल डिफरेंट होता है। हॉरिजेंटल के अंदर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, जबकि वर्टिकल के अंदर ग्रेविटी का रोल होता है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ये होगा इस तरह से बेटा, आप इसको इस तरह से कहेंगे। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से बनाओगे
देखिए फॉर एग्जांपल बेटा कि हमारे पास इसकी ये जो है, सपोज करें एक हॉरिजेंटल टेबल है, ये हमारे पास एक सपोज करें सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर इस तरह से एक हॉरिजेंटल टेबल है। ये हो गई हमारे पास, आप कह लें कि ये एक हॉरिजेंटल टेबल है बेटा। ठीक है, ये हॉरिजेंटल एक टेबल है। अब इसके ऊपर हम एक बेटा इस तरह से मास रखते हैं, सपोज करें ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये इस तरह से ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो इस तरह से इनिशियल पोजीशन पे पड़ा है, तो ये जो ब्लॉक की इनिशियल जो पोजीशन होती है इसको कहा जाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, या इसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ इस तरह से हॉरिजेंटल हेलिकल स्प्रिंग। इसको हम हॉरिजेंटल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं क्योंकि स्प्रिंग का शेप लाइक हेलिक्स होता है। तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास है। अब अगर इस ब्लॉक को हम यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, सपोज करें बेटा हम इस ब्लॉक को इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, फोर्स अप्लाई इस तरह से करते हैं बेटा। जब फोर्स अप्लाई करके इसको हम छोड़ेंगे बेटा, इस तरह से ये जाएगा। अब देखें बेटा, सपोज करें इस स्प्रिंग को हम फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बेटा। इस तरह से अगर इसको फोर्स लगाते हैं बेटा स्प्रिंग को, यहां पे हम मास के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने से हम बॉडी को यहाँ पे ले आते हैं बेटा। अगर बॉडी को हम यहाँ पे ले आएंगे तो आप देखोगे कि स्प्रिंग इलास्टिक होता है बेटा। जैसे स्प्रिंग इस तरह से बेटा स्ट्रेच होगा, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक तो यहां से आपने फोर्स अप्लाई की हुई है, ये अप्लाइड फोर्स है, और जैसे जैसे ये स्प्रिंग इस तरह से स्ट्रेच होगा, तो आपको पता है बेटा कि स्प्रिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, ठीक है बेटा, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी बेटा। क्योंकि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, तो ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग इलास्टिक है, स्प्रिंग के अंदर इस तरह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी। जैसे रबड़ को आप स्ट्रेच करते हो, तो रबड़ के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बनती है वहां पे। इसी तरह से जब आप स्प्रिंग के अंदर आप स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच करोगे, तो स्प्रिंग के अंदर एक वापसी वाली फोर्स जनरेट होगी, जिसको कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, तो ये फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करती है। अब ये बॉडी कहां पे आ गई? ये बॉडी आ गई, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, ये हो गई हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर यहां पे इस स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे, तो बेटा यहां पे देखें, ये जो स्प्रिंग है इसको हमने स्ट्रेच किया है अप्लाइड फोर्स से। अब अप्लाइड फोर्स के नतीजे में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है, और रिस्टोरिंग फोर्स किसने पैदा की है? स्प्रिंग ने पैदा की है। क्यों स्प्रिंग के अंदर पैदा हुई? इसलिए कि हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, और ये इलास्टिसिटी की वजह से इलास्टिक फोर्स जनरेट हुई। जब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी? ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगी। क्यों? इसलिए कि ये तब पैदा होती है जब हम इसको मीन पोजीशन से अवे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको स्प्रिंग को वापस ले आएगी,
और ये फोर्स इसको लेके आ रही है, तो ये यहां से बहुत तेजी के साथ मीन पोजीशन की तरफ आएगा और कंडीशन ये बन जाएगी। आप कह सकते हैं कि ये वापस आएगा इस तरह से मीन पोजीशन की तरफ, ये इस तरह से ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन पे जब आएगा तो रुकेगा नहीं, इसलिए कि ये यहां से मूव करता हुआ मीन पोजीशन पे आ रहा है। जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स मूविंग बॉडी के ऊपर 0 हो रही है, तो वो बॉडी मीन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, इसलिए ये इनर्शिया की वजह से पीछे आ जाएगी और स्प्रिंग जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, इस तरह से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये स्प्रिंग जो होगा ये इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा और ये इस तरह से बॉडी स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। स्प्रिंग जो होगा वो इस तरह से कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ हो जाएगी। अब स्प्रिंग जो होगा वो इसको इस तरह से धकेलेगा, यहां से मीन पोजीशन से जैसे ही इस तरफ आएगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, अब रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगी और ये वापस इसको मीन पोजीशन पे भेजेगी। लेकिन ये मीन पोजीशन पे फिर रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि ये इस तरह से वाइब्रेटरी मोशन करने लगेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की ये मोशन आप देख ले कि अगर इस तरह से स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के नतीजे में अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आप डायरेक्शन देख लें बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बेटा ये होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और जितना जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा बेटा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि आप जितना स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतना स्प्रिंग इसको क्या करेगा, आपको वापस खींचेगा। लेकिन हुक्स लॉ एक लिमिट भी देता है। हुक्स लॉ कहता है कि जब तक एक लिमिट के अंदर आप अप्लाइड फोर्स से स्ट्रेच करोगे तब तक ये रिस्टोरिंग देगा, लेकिन एक लिमिट से आप आगे चले जाओगे तो फिर ये रिस्टोरिंग नहीं देगा। तो एक लिमिट लगी हुई इसके ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। जब बॉडी यहां से आती है बेटा तो आप देख ले कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है बेटा, ये आप कह सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी आप कह ले कि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट की है और ये एक्सट्रीम पोजीशन राइट की है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख ले कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है ये बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स का इस तरफ होता है। इसलिए यहाँ पे हुक्स लॉ के अंदर नेगेटिव साइन लगी हुई है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है डिस्प्लेसमेंट से, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन एक लिमिट तक होगी। ऐसा नहीं कि आप इनफिनाइट फोर्स लगा दें, इनफिनाइट रिस्टोरिंग नहीं, एक लिमिट में रहते हुए आप स्प्रिंग को जितना खींचोगे स्प्रिंग आपको उतना वापस खींचेगा। लेकिन अगर आपकी फोर्स उस लिमिट से बढ़ गई तो स्प्रिंग वापस आपको नहीं खींचेगा, क्योंकि उसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है कि हुक्स लॉ के अंदर एक लिमिट लगी हुई है कि आप जब तक किसी भी बॉडी को, ठीक है, जब तक आप किसी भी बॉडी किसी भी स्प्रिंग को इतनी लेवल तक खींचोगे जब तक वो इलास्टिक लिमिट तक नहीं जाता तो उसके अंदर रहते हुए ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह सकते। जैसे फ्रिक्शन के अंदर आप पढ़ते हो ना कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है को जितनी फोर्स लगाओ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, ये अपने आप को एडजस्ट करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। जहन में रखिएगा
रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट जितना आप इसके ऊपर बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा कराओगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा आएगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप जितनी लगाते जाओ उतनी आती जाए। तो पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आती है या रिस्टोरिंग फोर्स का रोल क्या होता है। तो पहली बात ये हुई कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है उसका रोल ये होता है कि जब आप किसी भी मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करके उसको खींचते हो, उसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं, फिर चाहे आप स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, बात एक ही है। स्ट्रेच करोगे तो भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, कंप्रेस करोगे तो भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी और अपोजिट डायरेक्शन। तो स्प्रिंग इलास्टिक होता है, इसलिए इसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आती है और ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। मींस इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है और आपको भी जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी वो वेरिएबल। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तक ले जाओगे आपको फोर्स भी उतनी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके छोड़ोगे तो आपकी अप्लाइड फोर्स गुम हो जाएगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो होगी क्योंकि वो स्प्रिंग के स्ट्रेच करने से, स्प्रिंग तो स्ट्रेच्ड है, आपने अपनी अप्लाइड फोर्स हटा दी, ये स्प्रिंग किसके रेमो करम पे चला गया, ये चला गया जो है वो इस रिस्टोरिंग फोर्स के रेमो करम पे चला गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स इसको बिल्कुल तेजी से ले आने की कोशिश करेगी मीन पोजीशन, बहुत ये तेजी के साथ मास भागता हुआ मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा रिस्टोरिंग फोर्स इसको भगाती हुई मीन पोजीशन पे ले आएगी। जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंचेगी रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। अब भागती हुई चीज के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो गई तो बॉडी रुकेगी तो नहीं ना। न्यूटन का लॉ क्या कहता है, स्टेट तब चेंज होगी जब अनबैलेंस, यहाँ पे तो इसके पास कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा कि ये मीन पोजीशन से पीछे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो अब स्प्रिंग इसको रोकने की कोशिश करेगा और एक अपोजिंग फोर्स देगा, तो ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिसलरेट होते और ये दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगी। जब ये यहाँ पे आएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको रोकने के बाद फिर इस तरह जो है वो भेजेगी और ये बहुत तेजी के साथ मीन पे आएगा, लेकिन मीन पे फिर नहीं रुकेगा, ये आगे चला जाएगा। अब स्प्रिंग फिर जो है वो स्ट्रेच होगा और सेम फिनोमिना जैसे ये होती है ना कि अगर किसी भी चीज को इस तरह मैं थ्रो करो तो ग्रेविटी क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको रोकेगी और रोकने के बाद इसको वापस ले आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा, सॉरी कंप्रेस होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको ग्रेविटी की तरह अपोज करेगी, आखिरकार रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ पे रोकने के बाद इसको वापस भेज देगी और ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसकी वाइब्रेटरी मोशन उसी कंडीशन में होगी, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की, जब उसके ऊपर इस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, जैसे ये पेन है, इसको मैं यहां से लेकर यहाँ पे छोड़ूंगा वापस नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। तो ध्यान में रखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन है, इसको वाइब्रेट करवाने वाली फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्शन अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ हो जाती है, राइट की तरफ होती है, इसलिए हम इसको हुक्स लॉ कहते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अजम्पशन इसके अंदर क्या होती है, अजम्पशन इसके अंदर ये होती है बेटा, पहली बात ये कि फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ टेबल is considered zero
इसको हम जीरो मानते हैं बेटा, ठीक है। अगर जीरो नहीं हुई तो क्या होगा, जीरो नहीं होगी तो इसकी मोशन पीरियाडिक नहीं होगी, ठीक है। वो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरी बात ये कि स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम स्ट्रेच करते हैं। इसका मकसद है कि हर पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को मीन पोजीशन से स्ट्रेच करके एक्सट्रीम तक ले जाते हो और वो यूनिफॉर्म से ले जाते हो, अगर यूनिफॉर्म से ले जाओगे तो आप जैसे जैसे आप इसको आगे लेते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी अप्लाइड फोर्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, रिस्टोर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो आपको अप्लाइड फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मकसद है आपकी अप्लाइड फोर्स भी वेरिएबल होगी और रिस्टोरिंग फोर्स भी वेरिएबल होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हुए आप वर्क कर रहे हो, और आप किसके खिलाफ वर्क कर रहे हो, इलास्टिक फोर्स के खिलाफ कर रहे हो, और इलास्टिक फोर्स के खिलाफ आपका वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मकसद है यहाँ पे आपका गिवन वर्क जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, और जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं होगा। जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी होगी, और वो टोटल क्या बन चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से अब क्या करेगा, ये जो है वो ब्लॉक इस स्प्रिंग को फिर कंप्रेस करना शुरू कर देगा। जब कंप्रेस करना शुरू कर देगा, इसका मकसद है अब फिर ये ब्लॉक अगेंस्ट फोर्स जा रहा है, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। जब ये एक्सट्रीम पे आएगा फिर रुक जाएगा, इसका मकसद है टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस तरह से आएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। इस सेंस में भी आप देख सकते, आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी मोशन का ये भी सबब है कि आपने जो इसको स्ट्रेच करते हुए वर्क किया वो वर्क किस में चला गया है, वो वर्क स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर इस तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी देता हूं ऊपर जाते हुए, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यही सेम सिस्टम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखे कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है इसकी मोशन वाइब्रेटरी होती है। नंबर 2, अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी मोशन जो है वो पीरियाडिक भी होगी। इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको कम ज्यादा करती है। मैं आपको एक सिमुलेशन भी दिखाता हूं, लेकिन पहले इसको आप समझ लें, ठीक है। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये जो होती है इसकी मोशन वाइब्रेटरी भी है, और इसकी मोशन वाइब्रेटरी किस वजह से है, इसकी वाइब्रेटरी मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, और इसके अंदर इसकी मोशन जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी मोशन जो है ये पीरियाडिक भी है, लेकिन पीरियाडिक तब होगी जब फ्रिक्शन जीरो होगी, ठीक है। अब ये दो बातें हुई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किस चीज का होना जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि ये वाइब्रेटरी पीरियाडिक मोशन, मीन्स इसकी वाइब्रेटरी पीरियाडिक मोशन है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, बाबा टाइम सेम है ना, सेम टाइम है, रोज चेंज करना हो जाए। तो ये होता है कि अगर इस तरह से एक्सीलेशन इसके अंदर होती है या नहीं होती, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर एक्सीलेशन होती है या नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक्सीलेशन भी होगी या नहीं होगी। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन का लॉ कहता है कि एक्सीलेशन तब होगी जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, और उस एक्सीलेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। ज्यादा फोर्स लगेगी ज्यादा एक्सीलेशन होगी, कम फोर्स लगेगी कम एक्सीलेशन होगी। और दूसरी बात, मैंने तीसरे चैप्टर के अंदर आपको कहा था
कि डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलेशन में फर्क होता है। डिसेलरेशन वो होती है जो तब पैदा होती है जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी के अंदर जब चेंज आती है और वेलोसिटी के अंदर जब डिक्रीज आती है तो डिसेलरेशन पैदा होती है। और डिक्रीजिंग एक्सीलेशन का मकसद है एक्सीलेशन कम हो रही है बट वेलोसिटी बढ़ रही है। ये चीजें मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर इसीलिए बताई थी क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्सीलेशन कैसे होती है मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को होती है, वेलोसिटी तो होती नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक्सीलेशन कैसे आ जाती है। वो आर्ग्यू करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलेशन। तो भाई उसमें कहां पे कहा गया है कि वेलोसिटी एक्सीलेशन से जुड़ी हुई है? वेलोसिटी एक्सीलेशन एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए। वेलोसिटी विदाउट एक्सीलेशन एग्जिस्ट कर सकती है, एक्सीलेशन विदाउट वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। एक्सीलेशन चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सीलेशन जीरो। तो जरूरी थोड़ी है कि जहां पे एक्सीलेशन हो वहां पे वेलोसिटी हो। वेलोसिटी और एक्सीलेशन एक दूसरे की चेंज से जुड़े हुए। इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि हर चीज जो होती है उसको बस रट्टा लगा के बैठ जाते हो फिर यहाँ पे दिमाग खपाते हो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि डिसेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सीलेशन में फर्क है। मैंने वहां पे डिटेल में ये बात आपको बताई थी कि याद रखिएगा कि डिक्रीजिंग एक्सीलेशन और डिसेलरेशन में फर्क क्या है। मैंने वहां पे आपको इंडिकेट किया था कि इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको पता है बेटा कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स बेटा, अप्लाइड फोर्स, applied and restoring force, restoring force is a variable force बेटा, ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कहां पे होता है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तब होता है जब कोई बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आप कहोगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी तब तय करती है जब मीन से एक्सट्रीम तक जाती है। अब मीन से एक्सट्रीम तक जब जाती है तो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी, और बॉडी जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो बॉडी एक्सट्रीम मीन के करीब होती जाएगी। और जैसे जैसे वो मीन के करीब होती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो कहां पे होती है? रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होती है मीन पे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेच करने से आती है। जब कोई स्प्रिंग मीन पोजीशन पे होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड होता है न कंप्रेस्ड होता है, तो उस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो एट मीन पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं, एज बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू extreme position, restoring force increases, ठीक है। and as body moves from extreme position to mean position, restoring force decreases, restoring force decrease हो जाती है। इसलिए कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होती है? निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होती है। कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे ये नहीं समझिएगा निगेटिव साइन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कम नहीं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। निगेटिव साइन इनके डायरेक्शंस के बारे में, निगेटिव साइन कहती है कि रिस्टोरिंग फोर्स
ऑलवेज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। आप देख सकते हैं जब बॉडी राइट की तरफ जाती है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव। जब बॉडी लेफ्ट की तरफ जाती है डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ। तो इनका डायरेक्शन हर पॉइंट पे एक दूसरे से अपोजिट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव सर। बाकी इस बुनियाद पे ये रटा नहीं लगाइएगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव के इसलिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, नहीं, यहाँ पे नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट नहीं करती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्शन का मसला होता है। अब देखें बेटा, अब इसके अंदर एक्सीलरेशन कहां से आती है, देखें बेटा, अब थोड़ा ध्यान से बेटा फोकस्ड रहिएगा। अब यहां पे जब बॉडी आई बेटा, जब ये बॉडी आई एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे दो फोर्सेस हैं, एक अप्लाइड फोर्स एक रिस्टोरिंग, और दोनों बैलेंस्ड हैं क्योंकि बॉडी रुकी हुई है। इसका मकसद है जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी रिस्टोरिंग फोर्स है। अब आपने अप्लाइड फोर्स हटा दी, अप्लाइड फोर्स हटा दी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो है ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि रिस्टोरिंग फोर्स लाइक अ रिएक्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन और रिएक्शन वाला किस्सा नहीं, एक्शन खत्म रिएक्शन खत्म, ऐसे नहीं होता। आपने ये फोर्स है जो स्प्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से आई है। अब स्प्रिंग तो एक्सट्रीम पे स्ट्रेच्ड है, आपने अपनी अप्लाइड फोर्स जो है वो हटा दी। ठीक है, ठीक है। आप झगड़े के लिए किसी को ले जाते हैं, अब ये पॉलिटिकल एग्जांपल हो जाएगा, तो पॉलिटिकल बातें जो होती है वो इसका एग्जांपल मैं नहीं दे रहा। तो बहरहाल आप इसको इस तरह से समझे कि जब ये स्ट्रेच होके एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, आपने जो है वो अप्लाइड फोर्स हटा दी कि भाई अब हम नहीं लड़ रहे, अब नहीं लड़ रहे, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स तो है ना, वो तो खत्म नहीं हो सकती ना। वो स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके ऐसी पोजीशन पे लेके आए हो, ठीक है, कि वहां पे अप्लाइड फोर्स अचानक गुम हो जाती कि थी भाई हम जा रहे हैं। अब अप्लाइड फोर्स अचानक गुम हो गई तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स तो एक्टिव है। वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहेगी भाई इसको वापस तो ले जाए अपनी जगह पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको, जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो ये मास क्या करेगा, एक्सीलेट होगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे जैसे ये बॉडी मीन की तरफ आएगी डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, और फोर्स रिस्टोरिंग कम होती जाएगी तो बॉडी के अंदर एक्सीलेशन कम होती जाएगी। और बॉडी जब मीन पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो चुकी होगी और उसके अंदर एक्सीलेशन जीरो हो चुकी, क्योंकि ये एक्सीलेशन किस वजह से पैदा हो रही, एक्सीलेशन पैदा हो रही है फोर्स की वजह से, फोर्स तो वहां पे जीरो हो जाती। अब ये कंडीशन होती है इस तरह से, मैं इसको डेटा के अंदर लेता हूं इस तरह से, आप इसको इस तरह समझे कि ये बेटा, इसको मैं एक लाइन के ऊपर बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक डेटा बना देता हूं ताकि आप इसको बिल्कुल इजीली जो है वो समझ सके। ये हो गई बॉडी की मीन पोजीशन, ये आप कह लें कि ये बॉडी की मीन पोजीशन हो जाएगी। अब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है बेटा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने अप्लाइड फोर्स कर दी जीरो, अप्लाइड फोर्स जीरो कर दी, लेकिन इसके अंदर यहां पे इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। और बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है बेटा, यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो है, अप्लाइड फोर्स भी ये आपने जीरो कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इसको नहीं लिखे फिर आप कंफ्यूज हो गए इसके अंदर, क्योंकि जब दोनों बैलेंस्ड होते हैं तो यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स इक्वल होते हैं, क्योंकि जब तक बॉडी रेस्ट में, अब आपने हटा दी अप्लाइड फोर्स फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी हो गई जीरो। अब जैसे ही आपने इसको बॉडी को छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो ये एक्सीलेट करेगी। आप सपोज करें ये बॉडी थोड़ी देर के बाद यहां पे आ गई, ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगी, और जैसे जैसे ये बॉडी आगे आती जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। मैं वेक्टर को छोटा छोटा करता जाता हूं, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है वो लेंथ ऑफ द वेक्टर से। जैसे जैसे ये बॉडी इसकी तरफ आएगी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी इस तरह से, ठीक है बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप कहें कि ये रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाती, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जैसे जैसे बॉडी मीन की तरफ आएगी
डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होती, सॉरी कम होती जाएगी। और जब बॉडी आएगी मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी जीरो। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा यहां पे इस तरह से, जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है बेटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, जो एम्पलीट्यूड कहलाता है। बॉडी जैसे जैसे क्लोज आती जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है। और डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन है तो फोर्स ना, ज्यादा फोर्स होगी ज्यादा वेलोसिटी को चेंज करेगी, कम फोर्स होगी कम वेलोसिटी को चेंज करेगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, ज्यादा फोर्स लग रही है, आप समझे यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप सपोज करें अभी भी फोर्स लग रही, अभी भी एक्सीलेशन है, आप समझे यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड, आप समझे यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जो है वो 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जैसे ही इस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, जो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक्सीलेशन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी आ गई 10 और 8 के अंदर 8 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलेशन हो गई 8 मीटर पर सेकंड। टाइम हम 1 सेकंड कंसीडर कर रहे हैं। बॉडी यहां पे आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड, एक्सीलेशन कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस्सा होता है इसका कि एक्सीलेशन कैसे, देखें एक्सीलेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा कहां पे आती है, जहां पे ज्यादा फोर्स लगेगी। ज्यादा फोर्स कहां पे लगती है, ज्यादा फोर्स लग रही होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सीलेशन कहां पे मैक्सिमम हुई, एक्सीलेशन मैक्सिमम हुई एक्सट्रीम से। बॉडी ने जैसे मूव करना शुरू कर दिया, किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, मीन की तरफ। और आपको पता है मीन की तरफ कौन ले रहा है, लेके आ रहा है, रिस्टोरिंग लेके आ रही है। और रिस्टोरिंग खुद क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे बॉडी मीन की करीब आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्प्लेसमेंट की कल मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा था। अब यहाँ पे आप आर्ग्यू क्या करोगे कि सर बॉडी तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही, जितना ज्यादा जाएगी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो खुदा के बंदे, मैंने कल यही जो है वो आपको कहा था कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं लेते। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये नहीं कहा गया कि बॉडी ने कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है, डिस्प्लेसमेंट का मकसद होता है डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड मीन पोजीशन। बॉडी जैसे जैसे मीन पोजीशन के करीब आती जाएगी, तो पोजीशन ऑफ बॉडी क्लोज टू द मीन पोजीशन होती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ कहता है कि एक्स कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन के करीब आती जाएगी, मीन पोजीशन के करीब आती जाएगी, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। और रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, एक्सीलेशन कम होती जाएगी। एक्सीलेशन होगी लेकिन एक्सीलेशन कम होती जाएगी, एक्सीलेशन कम होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बॉडी जैसे मीन पोजीशन पे पहुंचेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी लेकिन एक्सीलेशन जीरो हो चुकी। तो एक्सीलेशन के सिवा वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एक्सीलेशन नहीं होती ना। मीन पोजीशन पे बॉडी के अंदर एक्सीलेशन जीरो होती है, एक्सीलेशन जीरो होती है, इसलिए हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तभी तो कहते हैं क्योंकि वहां पे एक्सीलेशन नहीं होती, वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। और एक्सीलेशन मैक्सिमम कहां पे होती है, एक्सीलेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये किस्सा होता है जब बॉडी मूव करती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन। आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डेटा के अंदर ले लिया। अब जैसे ये इस तरह से जाएगी बेटा, जैसे बॉडी इस तरह जाएगी,
तो अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसको रोकने की कोशिश करेगा बेटा, और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इसके अंदर डिसलरेशन पैदा होगी, क्योंकि बॉडी जैसे जैसे बेटा इस तरफ आएगी तो यहां से बॉडी का, जैसे जैसे बॉडी इस तरफ आएगी अब डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ना शुरू कर देगा बेटा, क्योंकि बॉडी अब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अब अपोजिंग में, इस तरह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पे फिर 18 मीटर पर सेकंड होगी, फिर ये जो होगी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी बेटा, और उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगी बेटा, ये इस तरह से 0 हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो जब ये एक्सट्रीम टू मीन आएगी तो बॉडी एक्सीलेट करेगी, जब मीन टू एक्सट्रीम जाएगी तो बॉडी डिसलेट करेगी। तो ये इस तरह से होगा बेटा, इसके अंदर डिसलेशन पैदा होगी और यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरफ ले जाएगी, फिर ये सारा किस्सा होगा और इस तरह से वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये अंडर द इलास्टिक फोर्स होती है, इसलिए एक्सीलेटेड होती है। जैसे ही एक्सट्रीम टू मीन आएगी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, एक्सीलेशन कम होती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही मीन टू एक्सट्रीम जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, अब डिसलेशन पैदा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि डिसलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, और इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड। ये इसके अंदर होता है बेटा। ठीक है, तो अब आप इसको कहोगे कि एज बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, एक्स डिक्रीजेस, restoring force decreases, decreasing acceleration is produced, hence we can say velocity is increasing but acceleration is decreasing. ठीक है, when body reaches mean position, displacement is equal to 0, restoring force 0, acceleration is equal to 0, velocity is maximum but uniform. ठीक है, तीसरी पॉइंट, केस बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिसलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डिसलरेशन पैदा होती है। तो ये होता है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का किस्सा बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं, आप देखिए इसको। ठीक है, अब देखिए बेटा,
अब यहाँ पे देखें मैं वेक्टर्स बनाता हूं बेटा, आप देखें कि ये ये देखें बेटा, ये जो एक हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये आप समझ लें कि एक्सट्रीम पोजीशन बेटा। मैं इसकी थोड़ी इनिशियल पोजीशन को बढ़ा देता हूँ। इसका एम्पलीट्यूड है बेटा 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मास को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ बेटा, ठीक है। ये बड़ा मास होगा, वेट है बेटा, ये वेट की फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन रिस्टोरिंग फोर्स। ये बेटा कौन सी है, ये मीन पोजीशन है और बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे। डैम्पिंग फोर्स जीरो है बेटा। डैम्पिंग स्ट्रेंथ का मकसद है कि ये जिस सरफेस के ऊपर पड़ी है इसके अंदर फ्रिक्शन बेटा जीरो है। फ्रिक्शन मैंने जीरो रख ली है क्योंकि मुझे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में ले जाना। आप देखें यहाँ पे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो है बॉडी के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी है, 0.3 जूल, 32 है। क्योंकि जब आप इसको मीन से एक्सट्रीम तक ले जाते हो, एक्सट्रीम पे आपका मैक्सिमम वर्क होता है, तो आपका गिवन वर्क पोटेंशियल, क्योंकि आप जब वर्क करते हो ना तो आपका ज्यादा से ज्यादा वर्क कहाँ पे बनता है, एक्सट्रीम, क्योंकि वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे होता है। अब देखिएगा, मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये जैसे जैसे मूव करेगी, आप देखिएगा इस वेक्टर को देखिएगा, जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगी और मीन की तरफ आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी। रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी मींस एक्सीलेशन कम होती जाएगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी से, आप देखोगे जब बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाएगी फिर पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ती है कि अगेंस्ट वर्क होता है, ठीक है। मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर देता हूं ताकि ये मोशन स्लो से स्लो, ठीक है। ये मैंने 0.5 कर दिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये देखें, आप इस वेक्टर की तरफ देखते जाइएगा, ये देखें, और इसकी तरफ देखें, ठीक है। ये आप इसकी तरफ देखें, देखें ये जो रेड है काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है पोटेंशियल, ये टोटल को छोड़ दे अभी इसने, क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसलिए इसका ग्राफ न कम हो रहा है न ज्यादा हो रहा है। आप देख ले बेटा, ये देखें, जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम टू मीन जाती है, ठीक है, तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स का ये वेक्टर बेटा, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, उसके वेक्टर कांस्टेंट है। मैं थोड़ा इसका फास्ट ले जाता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को आप बढ़ा दें, ठीक है। अब आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ा दिया बेटा, देखें स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ाने से रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि जितना स्प्रिंग कांस्टेंट से स्प्रिंग की हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता लगता है, ये आगे डिस्कस करते हैं। आप देख ले बेटा, जब ये एक्सट्रीम टू मीन जा रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, जब मीन टू एक्सट्रीम जा रही होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब आप इसको एनर्जी ग्राफ्स के अंदर भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये मोशन के ग्राफ भी देख सकते हैं और एक्सीलेशन का ग्राफ आप देख ले बेटा। थोड़ा ग्राफ से समझना मुश्किल होता है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करके देखिएगा कि जब ये यहाँ पे होगी तो एक्सट्रीम एक्सीलेशन जीरो होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा। ये वेलोसिटी का होता है, देखें ये ग्राफ, इसको आप इस तरह समझोगे कि जब एक का एम्पलीट्यूड होता है तब उसका क्रेस्ट ट्रफ एक दूसरे से जीरो होते हैं। बहरहाल ये अभी आप नहीं समझोगे, आपके पढ़े हुए नहीं है। आप इसकी मोशन को समझ लें कि इसके अंदर ये एक्सीलेशन कैसे होती है बेटा, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं बेटा। ये आप इसकी मोशन को इस तरह से चेक कर सकते हैं किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम अपने उस डिस्कशन की तरफ जो हम कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो ये होता है बेटा कि हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक्सीलेशन कहाँ पे होती है मैक्सिमम, और वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब इसको हम डील करते हैं बेटा मैथमेटिकली। क्या मैथमेटिकली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा है बेटा
कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के बेटा। और आपको पता है बेटा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ कोई भी फोर्स होती है बेटा उसको आप एम में कर सकते हैं बेटा, ये भी आप कर सकते हैं। अब इक्वेशन ए से आप इस इक्वेशन को इस तरह कर सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर आपको पता है बेटा कि ये क्या होता है, के क्या होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। इससे आपको पता क्या लगता है, इससे आपको पता लगता है स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। के बड़ा होगा स्प्रिंग हार्ड होगा, जितना स्प्रिंग हार्ड होगा उसको स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, और के जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। अभी जाहिर सी बात है मैसेजेस आ रहे होंगे कि टाइम ज्यादा हो गया सर, टाइम ज्यादा हो गया, बस अब बेटा टॉपिक के बीच में तो मैं नहीं छोड़ सकता ना, टॉपिक को बीच में छोड़ दे कल कैलकुलेशन कहाँ से करोगे। ये मैं आपके कॉमन मैसेजेस देखता रहता हूँ कि अब सर बस कर दे, अब सर बस दे भाई, कि टॉपिक जो होगा कोई भी टीचर होगा उसको कंप्लीट तो करेगा ना, बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना। तो कुछ आप ये तय नहीं कर सकते, आप ये तय नहीं कर सकते कि टॉपिक खत्म हुआ या नहीं हुआ, आप एंट्री टेस्ट देने आए हैं, आपके हालात बहुत जो है वो खराब है। अब ये जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव इंटू निगेटिव कर दोगे तो इक्वेशन तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मकसद है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट निगेटिव होगा फार्मूला पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और के डिपेंड किस पे करता है, के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ स्प्रिंग, नेचर ऑफ स्प्रिंग मीन स्प्रिंग किस मीडियम जो मटेरियल का, एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, एफ होता है ए में माइनस के एक्स माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो आप कह सकते हैं माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स बेटा। तो ये हो गया बेटा आपके पास कि इसकी मोशन कौन सी होती है, इसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब इसकी बहुत सारी पॉइंट्स मुझे लिखनी है जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो ये कल इंशाल्लाह मैं पॉइंट्स लिखूंगा। अब ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। शर्त क्या होता है, इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी तो आप देख लें, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी तो इसकी मोशन जो है वो उसके ऊपर क्या असर होता है बेटा। ठीक है, आप इसी की मोशन पे देख लें कि फ्रिक्शन का जो होता है वो क्या रोल होता है बेटा। इन्हें जो माउस है ठीक है बेटा, अब देखें इसके ऊपर फ्रिक्शन का क्या रोल होता है। देखिए डैम्पिंग स्ट्रेंथ में लगा देता हूं, आप देखेंगे इसके ऊपर क्या असर होता है, इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, फिर ये पीरियाडिक मोशन नहीं होगी, क्योंकि पीरियाडिक मोशन वो होती है जो इक्वल टाइम में हर वाइब्रेशन को तय करे। आप देख सकते हैं स्लो स्लो होकर रुक जाएगी, फिर इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे, सेम टॉपिक की बहुत सारी चीजें रहती है जो कल मैं अलग से लिखूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।